किस्से गलियारों के पेश करते हैं सादत हसन मंटो की लिखी कहानी शगल। ये पिछले दिनों की बात है जब हम बरसात में सड़कें साफ करके अपना पेट पाल रहे थे। हम में से कुछ किसान थे और कुछ मजदूरी पेशा। चूंकि पहाड़ी देहातों में रुपए का मुंह देखना भी बहुत कम नसीब होता है, इसलिए हम सब खुशी खुशी छयाने रोज पर सारा दिन पत्थर हटाते रहते थे जो बारिशों के जोर से साथ वाली पहाड़ियों से लुढ़क कर सड़क पर आ गिरते थे। पत्थरों को सड़क पर से हटाना तो खैर एक मामूली बात है। हम तो उस उजरत पर उन पहाड़ों को ढाने पर भी तैयार थे जो हमारे गिरदोपेश सियाह और डरावने देवों की तरह अकड़ी खड़ी थी। दरअसल हमारे बाजू सख्त से सख्त मशक्कत के आदी थे, इसलिए वो काम हमारे लिए बिल्कुल मामूली था। अलबत्ता जब कभी हमें सड़क को चौड़ा करने के लिए पत्थर काटना पड़ता तो रात को हमें बहुत थकान महसूस होती, पट्टे अकड़ जाते और सुबह को बेदार होते वक्त ऐसा महसूस होता कि वो तमाम पत्थर जो हम गुज़िश्ता रोज काटते और फोड़ते हैं हमारे जिस्मों पर बोझ डाले हुए हैं। मगर ऐसा कभी कभी होता था। हमारा काम हर रोज सुबह 7 बजे शुरू होता, जब तुलू होते हुए सूरज की तिलाई करने चीड़ के दराज कद दरख्तों से छन छन कर हमारे पास वाले नाले के खश्मालूद पानी की अटखेलियां कर रहा होता और आसपास की झाड़ियों में नन्हे नन्हे परिंदे अपने गले फुला फुला कर चीख रहे होते। यूं कहिए कि हम कुदरत को अपने ख्वाब से बेदार होता देखते। सुबह की हल्की फुल्की हवा में शबनम आलूद सब्ज झाड़ियों की दिलनवा सरसराहट, नालों में सरगेजों से खेलते हुए कफ आलूद पानी का शोर और बरसात के पानी में भीगी हुई मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, चंद ऐसी चीजें जो हमारे संगीन सीनों में एक ऐसी लताफत पैदा कर देती जो जिंदगी के उस दोजख में हमें बहिश्त के ख्वाब दिखाने लगती। हमें हर रोज 12 घंटे काम करना पड़ता, यानी सारा दिन हम सड़क की मोरियों और पत्थरों को साफ करते रहते। हमारा काम दिलचस्प न था, मगर हमने उसकी नाखुशगवार यक आहंगी को दूर करने के लिए एक तरीका ईजाद कर लिया था। जब हम सब उस पहाड़ी के नीचे जमाशुदा मलबे को अपने बेलचों से हटा रहे होते, जिसके सरगेजे हर वक्त सड़क पर गिरे रहते थे, तो हम एक सुर में कोई पहाड़ी गीत शुरू कर देते। मलबे के पत्थरों से टकराकर हमारे बेलचों की झंकार उस गीत की ताल को कमा देती। वो गीत उस अफसुर्दगी को दूर कर देता जो वो गैर दिलचस्प काम करने से हमारे दिलों में पैदा हो जाती। जब तक उस गीत के सुर हमारी चौड़ी छातियों में से निकलते रहते, हम महसूस तक न करते कि उस दौरान में हमने मलबे के एक बहुत बड़े ढेर को साफ कर दिया है। मोटर लारियों की आमदो रफ्त से भी हमारा दिल बहलता रहता, जो रंग बिरंगे मुसाफिरों को कश्मीर से वापस ला रही होती या कश्मीर की तरफ से ले जा रही होती। जब कभी कोई लारी हमारे पास से गुजरती तो हम कुछ अरसे के लिए अपनी झुकी हुई कमरें सीधी करके सड़क के एक तरफ खड़े हो जाते और जमीन पर अपने बेलचे टेक कर उसको सामने वाले मोड़ के अकब में गुम होते देखते रहते। उन लारियों को इतनी दूर तक जाते हुए देखते रहने का मकसद ये होता कि हम थोड़ा सुस्ता लें। बाज़ औक़ात उन लारियों की शानदार असबाब से लदी हुई छतें और उनकी खिड़कियों में से मुसाफिरों के लहराते हुए रेशमी कपड़ों की झलक हमारे दिलों में एक नाकाबिले बयां तल्खी पैदा कर देती और हम अपने आप को उन पत्थरों की तरह फिजूल और नाकारा तसव्वुर करने लगते जिनको हमारे बेलचों के धक्के इधर उधर पटकते रहते। उन मुसाफिरों की तरह तरह के लिबास देखकर, जिन पर यकीनन बहुत से रुपए सर्फ आए होंगे, हम गैर इरादी तौर पर अपने कपड़ों की तरफ देखना शुरू कर देते। हम में से अक्सर का लिबास पट्टू के तंग पजामे, गाड़े की कमीज और लुधियाने की सदरी पर मुश्तमिल था। सबके पैजामे या तो घुटनों पर से घिस घिस कर इतने बारीक हो गए थे कि उनमें से
टांगों के बालों की पूरी नुमाइश होती थी या बिल्कुल फटे हुए थे। कमीज़ों और सर्दियों का भी यही हालत थी। उन पर जगह जगह मुख्तलिफ रंगों के पेहवद लगे हुए थे। करीब करीब हम सब की कमीज़ों के बटन गायब थे, इसलिए सीने आमतौर पर खुले रहते थे और काम में मसरूफियत के वक्त उन पर फंसी हुई पसीने की बूंदें साफ नजर आती थीं। 12 बजे के करीब हम काम छोड़कर खाने के लिए सड़क के नीचे उतरकर किसी पेड़ के साए तले बैठ जाते। खाना हम सुबह कपड़े में बांधकर अपने साथ लाते। 3 ढोडे और आमतौर पर सरसों का साग होता, जिनको हम अपने भूखे पेट में डाल देते। खाने के बाद हम पानी अमूमन नाले से पिया करते। जिस रोज़ बारिश की जाती के बायस नाले का पानी ज़्यादा गदला हो जाता, उस रोज़ हम दूर सड़क के उस पार चले जाते जहाँ साफ पानी का एक चश्मा था। खाने से फारिग होकर हम फौरन काम शुरू कर देते। हमारा जी चाहता कि नरम नरम घास पर लेटकर थोड़ी देर सुस्ता लें और फिर काम शुरू करें। मगर ऐसा क्यों कर हो सकता, जबकि हमें हर वक्त इस बात का ख्याल रहता कि पूरा काम किए बगैर उजरत न मिलेगी। हमारा मदमहे नज़र काम करना और इस हीले से अपना पेट पालना था। हमें मालूम था कि हम में से किसी ने अगर अपने काम में जरा सी सुस्त रफ्तारी या बेदिली का इजहार किया तो ताश की गड्डी से नकारा जोकर की तरह बाहर निकालकर फेंक दिया जाएगा। इसलिए हम दिल लगाकर काम किया करते कि हमारे अफसरों को शिकायत का मौका न मिले। इसके ये माने नहीं कि हमारे अफसर हम पर बहुत खुश थे। ऐसा क्यों कर हो सकता है कि वो बड़े आदमी थे और उनका जायज़ व नाजायज़ तौर पर खफा होना भी दुरुस्त होता। कभी कभी वे लोग ऐसे ही हमारे काम का मुआयना करते वक्त अपनी बेइत्मीनानी का इजहार करते, पर हम पर बरस पड़ते। लेकिन हम, जो उनकी बड़ाई को बखूबी समझते थे, महाराज महाराज कहकर उनका गुस्सा सर्द कर दिया करते। हम जानते थे कि उनका गुस्सा बिल्कुल बेजा है, लेकिन हमारा एहसास हमारे दिलों में नफरत के जज्बात पैदा न करता। शायद इसलिए कि कोर्निशों ने हमको बिल्कुल मुर्दा बना रखा था, या फिर इसकी वजह ये थी कि हरदम हमको ये खौफ दामनगीर रहता कि अगर हम काम से हटा दिए गए तो हमारी रोजी बद हो जाएगी। हम अपने काम से मुतमईन थे। यही वजह है कि हम थोड़ी मजदूरी और ज़्यादा काम के मसले पर बहुत कम गौर किया करते। इसकी ज़रूरत भी क्या थी? ये काम पढ़े लिखे आदमियों का होता है और हम बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल थे। दरअसल बात यह है कि हमारी दुनिया बिल्कुल अलग थलग थी, जिसकी सरहदें पत्थर तोड़ने या उनको हटाने, 12 बजे रोटी खाने, फिर काम करने और इसके बाद अपने अपने डेरों में सो जाने तक खत्म हो जाती थी। हमें इन हुदूद के बाहर किसी शय से कोई सरोकार न था। दूसरे अल्फाज में, अपना और अपने मुत्तलिकीन का पेट पालने के धंधे में हम कुछ ऐसी बुरी तरह फंस कर रह गए थे कि हम किसी और शय की ख्वाहिश करना ही भूल गए थे। हमारे काम पर सड़कों के महकमे की तरफ से एक निगरान मुकर्रर था, जो दिन का बेशतर हिस्सा सड़क के एक तरफ चारपाई बिछाकर बैठे रहने में गुजार देता। वो जात का पंडित था, ऊंचे तबके का इम्तियाजी था। निशान सिंदूर के तिलक की सूरत में हर वक्त उसकी सफ़ेद पेशानी पर चमकता रहता। हम अपने निगरां को एहतराम और इज्जत की निगाहों से देखते। अव्वल इसलिए कि वो ब्राह्मण था और दोयम इसलिए कि हम उसके मातहत थे। चुनाचे इधर उधर के दूसरे कामों के अलावा हम बारी बारी दिन में कई बार उसके पीने के लिए हुक्का ताज़ा किया करते और आग बनाकर उसकी चिल में भरा करते। पंडित का काम सिर्फ इतना था कि सुबह चारपाई पर अपने गेरवे रंग की कलफ लगी पगड़ी और रेशमी कोट उतारकर अपने गंजे सिर पर हाथ फेरते हुए हमारी हाजिरी लगाए और फिर एक बड़े से रजिस्टर में कुछ दर्ज करने के बाद इधर उधर टहलता रहे या हुक्का पीता रहे। वो अपने काम में बहुत कम दिलचस्पी लेता। अलबत्ता जब कभी मुआयने के लिए किसी अफसर की मोटर उधर से गुजरती तो वो अपनी चारपाई उठवा देता और हमारे पास खड़ा हो जाया करता।
उसकी इस चालाकी पर हम दिल ही दिल में हंसा करते। एक रोज़ जबकि सुबह से हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी और हम 12 बजे खाना खाने से फारिग होकर हस्बे मामूल अपने काम में मशगूल थे कि एक मोटर के हॉर्न ने हमें चौंका दिया। लारियों की निस्बत हम मोटरों को देखने के बहुत शायक थे, इसलिए कि उनमें हमारी भूखी नज़रों के देखने के लिए अजीबोगरीब चीज़ें नज़र आती। हम कमरें सीधी करके खड़े हो गए। इतने में मोड़ के अकब से सब्ज रंग की एक छोटी सी मोटर नमूदार हुई। जब वो हमारे करीब पहुंची तो हमने देखा कि उसकी बॉडी बारिश के नन्हे नन्हे कतरों के नीचे चमक रही है। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, शायद इसलिए कि पिछली सीट पर दो जो साहब बैठे हुए थे, उनमें से एक अपनी रानों पर ग्रामोफोन रखे बजा रहे थे। जब वो मोटर हमारे करीब से गुजरी तो रिकॉर्ड की आवाज़ सड़क की साथ वाली पहाड़ी के पत्थरों से टकराकर फजा में गूंजी। कोई गा रहा था, ना मैं किसी का ना कोई मेरा, छाया चारों ओर अंधेरा, अब कुछ सूझत नाही मोहे, अब कुछ। आवाज़ में बेहद दर्द था। एक लम्हे के लिए ऐसा मालूम हुआ कि हम शायद बहरे जुल्मात में डूब गए हैं। जब मोटर अपनी नीम व खिड़कियों से उस गीत के दर्दनाक सुर बिखेरती हुई हमारी नज़रों से ओझल हो गई तो हम सब ने एक आह भरकर अपना काम शुरू कर दिया। शाम के करीब जब सूरज की सुर्ख और गर्म टिकिया पिघले हुए तांबे का रंग इख्तियार करके एक स्याह पहाड़ी के पीछे छुप रही थी और उसकी उन्नाबी किरणें दराज कर दरख्तों की चोटियों से खेल रही थीं, सब्ज रंग की वही मोटर हमें उस तरफ से वापस आती दिखाई थी जिधर वो दोपहर को गई थी। हमने उसके हॉर्न की आवाज़ सुनी तो काम छोड़कर उसको देखने लगे। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वो हमारे आगे से गुजर गई और फिर दफतन हमसे आधे जरीब के फासले पर खड़ी हो गई। वो ग्रामोफोन जो उसमें बज रहा था खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद पिछली सीट से एक नौजवान दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और अपनी पतलून को कमर पर से दुरुस्त करता हुआ हमारे पास से गुजरा और आहिस्ता आहिस्ता उस पुल की तरफ रवाना हो गया जो सामने नाले पर बंधा हुआ था, ये ख्याल करके कि वो नाले के पानी का नज़ारा करने के लिए गया है, जैसा कि आमतौर पर उधर से गुजरने वाले किया करते थे। हम अपने काम में मसरूफ़ हो गए। अभी हमें अपना काम शुरू किए 5 मिनट से ज़्यादा अरसा न गुजरा कि पुल की तरफ से ताली की आवाज़ बुलंद हुई। हमने मुड़कर देखा। पतलून पोश नौजवान सड़क के साथ पत्थरों से चुनी हुई दीवार के पास खड़ा गालिबन मोटर में बैठे अपने साथियों को मुतवज्जिह कर रहा था। संकीन मुंडेर पर उस नौजवान से कुछ दूर एक लड़की बैठी हुई थी। हम में से एक ने अपने बेलचे को बड़े जोर से मोरी की गीली मिट्टी में गाड़ते हुए कहा, वो रामदई है। कालू ने, जो उसके पास खड़ा था, दरियाफ्त किया, रामदई? संतो चमार की लड़की, और कौन? उसके लहजे में बेलचे के लोहे ऐसी सख्ती थी। हम बाकी चार हैरान थे कि उस गुफ्तगू का मतलब क्या है। अगर वो लड़की जो मुंडेर पर बैठी हुई है संतो चमार की लड़की है तो कौन सी अहम बात है कि हमारा साथी इस कदर तेज बोल रहा है। हम गौर कर रहे थे कि फजल ने, जो हम सब से उम्र में बड़ा था और नमाज रोजे का बहुत पाबंद था, अपनी दाढ़ी को खुजलाते हुए निहायत ही मुफक्किराना लहजे में कहा, दुनिया में एक अंधेर मचा है, खुदा मालूम लोगों को क्या हो गया। फजल की बात सुनकर हम सब असल मामला समझ गए और हमारे दिलों पर गम और गुस्से की एक अजीबो गरीब कैफियत तारी हो गई। ताली फिर बजी तो मोटर की पिछली निशस्त से पतलून पोश के एक साथी ने अपना सिर बाहर निकाला और ये देखकर कि उसका साथी उसे बुला रहा है, वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और हमारे करीब से गुजरता हुआ पुल की जानिब बढ़ गया। हम बेवकूफ़ बकरियों की तरह उसे अपने साथी के पास जाता देखते रहे।
जब पतलून पोश नौजवान का साथी उसके पास पहुंच गया तो वे दोनों लड़की की तरफ बढ़े और उन्होंने लड़की से बातें करना शुरू कर दी। कालू पेचो ताप खाकर रह गया और खश्मालूद लहजे में बोला, बदमाश। फजल ने सर्द आह भरी और मगमूम लहजे में कहने लगा, जब से ये सड़क बनी है और ऐसे बाबुओं की आमदो रफ्त ज़्यादा हो गई है, यहाँ के तमाम इलाकों में गंदगी फैल गई है। लोग कहते हैं कि ये सड़क बनाने से बहुत आराम हो गया है। हो गया होगा, मगर इस किस्म के बेशर्मी के नज़ारे पहले कभी देखने में ना आते थे। खुदा बचाए। इस दौरान में हमने देखा पतलून पोश के साथी ने लड़की को बाजू से पकड़ लिया है और गालिबन उसको उठकर चलने को कहा है, मगर वो मुंडेर पर अपनी जगह बैठी रही। कालू से न रहा गया और उसने राम प्रसाद से कहा, आओ, ये लोग तो अब दस दराजी कर रहे हैं। ये कहकर कालू अकेला ही उस जानिब बढ़ने लगा कि हमने उसे रोक लिया और ये मशवरा दिया कि तमाम मामला पंडित के गोश गुजार कर दिया जाए जो चारपाई पर सो रहा है, और फिर जो कुछ वो कहे उस पर अमल किया जाए। इस तजवीज को माकुल ख्याल करके हम सब पंडित के पास गए और हमने उसे जगाकर सारा किस्सा शुरू कर दिया। पंडित ने हमारी गुफ्तगू को बड़ी बेपरवाही से सुना, जैसे कोई बात ही ना हो, और उन दोनों नौजवानों की तरफ देखकर जो लड़की को खुदा मालूम किस तरीके से मनाकर अपने साथ ला रहे थे, कहा, जाओ, तुम लोग अपना काम करो, मैं उनसे खुद दरियाफ्त करूंगा। पंडित का जवाब सुनकर हम बेचारगी की हालत में अपने काम पर आ गए, लेकिन हम सब की निगाहें लड़की और उन दो नौजवानों पर जमी हुई थीं, जो अब पुल तय करके पंडित की चारपाई के करीब पहुंच रहे थे। नौजवान आगे थे और लड़की थकी हुई घोड़ी की तरह उनके पीछे पीछे चल रही थी। जब वो पंडित के आगे से गुजरने लगे तो पंडित चारपाई पर से उठा। 2-3 मिनट तक उनसे कुछ बातें करने के बाद वो भी उनके साथ हो लिया। जब वो नौजवान, लड़की और पंडित हमारे पास से गुजरे तो हमने देखा कि नौजवानों के चेहरे पर एक हैवानी झलक नाच रही है। लड़की की निगाहें झुकी हुई हैं और पंडित बड़े अदब के साथ उनके साथ चल रहा है। मोटर के पास पहुंचकर पंडित ने आगे बढ़कर मोटर का दरवाजा खोला। पहले पतलून पोश, फिर लड़की और इसके बाद दूसरा नौजवान, तीनों मोटर में दाखिल हो गए। हमारे देखते देखते मोटर चली और हमारी नज़रों से ओझल हो गई। हम आंखें झपकते ही रह गए। शैतान मरदूद, कालू ने बड़े इज़्तिराब से ये दो लफ्ज़ अदा किए। इतने में पंडित आ गया और हमको मुस्तरिब देखकर एक मसनूई आवाज़ में कहने लगा, मैंने उनसे दरियाफ्त कर लिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो लड़की को जरा मोटर की सैर कराना चाहते थे। इंस्पेक्टर साहब के मेहमान हैं और डाक बंगले में ठहरे हुए हैं। थोड़ी दूर ले जाकर वो लड़की को छोड़ देंगे। अमीर आदमी हैं, इनके शगल इसी किस्म के होते हैं। तुम लोग अपना काम करो। यह कहकर पंडित चला गया। हम देर तक खुदा मालूम किन गहराइयों में गर्क रहे। दफतन फजल की आवाज़ ने हमें चौंका दिया। 2 मरतबा जोर से थूक कर उसने अपने हाथों को गीला किया और बेलचे को सरगेज़ों के ढेर में गाड़ते हुए कहा, अगर अमीर आदमियों के यही शगल हैं तो हम गरीबों की बहू बेटियों का अल्लाह बेली है। तो दोस्तों, ये थी कहानी शहादत मंटो की लिखी हुई शगल, मैक्सिम गोर्की की याद में। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई है और आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।